खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। जीएसटी मुआवजे को लेकर राज्य और केंद्र सरकारें आमने सामने हैं। केंद्र सरकार टैक्स कलेक्शन नहीं होने को लेकर भुगतान की स्थिति में नहीं है। केंद्र सरकार के मुताबिक कोविड-19 की वजह से जीएसटी कलेक्शन पर बहुत बुरा असर पड़ा है और करीब 2,35,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। लेकिन राज्य सरकारें भी आर्थिक संकट में हैं। ऐसे में क्या है विकल्प और क्या कहता है जीएसटी कानून? आज के मुद्दे में हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो भारत की अर्थव्यवस्था तिहरी मार झेल रही है। नोटबंदी और जीएसटी के बाद आए कोरोना महामारी ने विकास पर ब्रेक लगा दिया है। ऐसे में जीएसटी के तहत होने वाला भुगतान केंद्र के गले की हड्डी बनता जा रहा है। राज्य सरकारें केंद्र की ओर से आस लगाए देख रही हैं, लेकिन पूरी तरह चरमरा चुकी अर्थव्यवस्था ने केंद्र को और मुश्किल में डाल रखा है। लिहाजा केंद्र ने जीएसटी मुआवजे का भुगतान करने से मना कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कानून के तहत ये जायज है और ऐसे में राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं? हम इस पर पूरे मामले पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले जानिए पूरा मामला क्या है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, यानी अगर कंजप्शन कम हुआ तो टैक्स कलेक्शन अपने आप घटता चला जाएगा। कोरोना काल में टैक्स कलेक्शन में कमी आने की वजह ही यही है। कोरोना से पैदा हुए हालात में आम आदमी के घर से लेकर सरकार तक का बजट गड़बड़ हो चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल राज्य सरकारों को आ रही है। राज्य सरकारों का अपना टैक्स कलेक्शन तो कम हुआ ही है, जीएसटी कानून के तहत उन्हें केंद्र से जो फंड मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल पा रहा। केंद्र सरकार वित्त मामलों की संसदीय समिति के सामने ये साफ कर चुकी है कि वो राज्यों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति करने की हालत में नहीं है, जबकि कानून के मुताबिक राज्यों को जीएसटी लागू करने के बाद 5 साल तक राजस्व में होने वाले नुकसान के बदले मुआवजा देने का प्रावधान है। हालांकि मौजूदा हालात में केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दिए जाने वाले जीएसटी का लगभग 44,000 करोड़ रुपए बकाया है। लिहाजा राज्य सरकारें ठगा सा महसूस कर रही हैं। We are trying our best, madam, but the problem is that we are not getting anything. They are saying so many things. Sometimes finance minister said we are giving this thousands of crores, lakhs of crores, but where is the money? आज देश में अर्थव्यवस्था की जो हालत है, ये बात तो राज्य सरकार की तो बुरी हालत है ही। जब से जीएसटी इम्पोज हुआ है उस समय से समझिए कि राज्य सरकारों की रीढ़ की हड्डी निकाल ली गई है। My own state is down. My own revenues are down in GST by 38%. I don't have money. I don't have money to run. सारी बातें हमें सोच समझकर एक प्रोग्राम बनाना चाहिए और सब मिलकर हम जाएंगे, केंद्र के सामने जाएंगे। ठीक है, हमारा अधिकार है, हम भीख नहीं मांग रहे। जो बात आपने कही वो सच है, भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है, हमारी जनता का अधिकार है। महामारी की वजह से इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में केंद्र सरकार सिर्फ 1,85,00,000 रुपए जीएसटी ही वसूल कर पाई है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष इसी अवधि में सरकार ने 3,14,00,000 रुपए वसूले थे। आने वाले वक्त में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने में काफी समय लग सकता है। सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस ने सरकार को इस मसले पर भी घेरा है। GST compensation seems to be a big issue. Compensation being paid to states on time according to laws passed by Parliament is crucial, and I know it is not happening.
dues have accumulated and the finances of all the states are badly affected. ऐसा नहीं है कि बीजेपी शासित राज्य जीएसटी मुआवजा नहीं मांग रहे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने साफ कर दिया है कि सरकार को जीएसटी का मुआवजा राज्यों को देना ही चाहिए, चाहे इसके लिए उसे कर्ज क्यों ना लेना पड़े। वहीं कांग्रेस कोरोना महामारी की वजह से राज्य को होने वाले लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान की भरपाई की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो ऐसे में आज का हमारा सवाल है, जीएसटी कानून क्या कहता है? सवाल ये भी कि राज्य सरकारों के पास क्या विकल्प मौजूद हैं? इसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि क्या केंद्र सरकार को कर्ज लेना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब मुद्दों पर आज जो जीएसटी की बैठक चल रही थी उस पर ये मसले यहाँ पर मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, आज भी हम यहाँ पर एक गंभीर चर्चा करेंगे और इसमें कोई तू मैं नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ गेस्टों के साथ ये चर्चा करेंगे कि क्या विकल्प है, क्योंकि राज्य सरकारें परेशान हैं, केंद्र सरकार इसको कोविड से जोड़ रही है, तो ऐसे में क्या ऑप्शन हो सकते हैं। और जिस तरीके से लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं, राज्य सरकारें उठा रही, खासतौर से वो सरकारें जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वो सबसे ज्यादा परेशान है, वो आवाज भी उठा रहे हैं, जिसको लेकर कल विपक्ष की बैठक भी हुई थी। बहरहाल इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, एडिटर इन चीफ वासिन मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अर्थशास्त्री जुड़ चुके हैं जो जीएसटी को बहुत अच्छे समझते हैं, अभिषेक राजाराम, बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमन अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं, ये भी बहुत स्वागत है अमन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आर्थिक मामलों की जानकार हैं डॉक्टर दिव्या तंवर, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर दिव्या, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अभिषेक राजाराम जी आपका रुख करते हैं, क्योंकि आज बैठक हुई है और लग नहीं रहा है कि आज की बैठक में भी कोई इस मसले पर सॉल्यूशन निकल पाया है, क्योंकि यहाँ पर राज्यों को ही विकल्प दे दिया गया है। देखिए, जो नेक्स्ट बैठक होगी, जो कि शेड्यूल में नहीं है लेकिन होगी, वो ऑलमोस्ट 10 दिन बाद होगी, क्योंकि जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं आज स्टेट्स के सामने, तो उन 2 ऑप्शंस की डिटेल वर्किंग करके उनको दिया जाएगा और 7 दिन में राज्य रिप्लाई करेंगे और उसके बाद एक बैठक होगी। तो ऑलमोस्ट 10 दिन यहां से पकड़कर चलिए कि एक मीटिंग और होनी है। लेकिन आज फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 कॉन्ट्राडिक्टरी बात कही है। एक, उन्होंने कहा कि एक्ट जब बना तो कभी भी वो फोर्स ही नहीं कर पाया कि कोरोना इज ए एक्ट ऑफ गॉड, और हम फोर्स ही नहीं कर पाए, तो इसलिए जितनी भी कम हो रहा है पैसा, वो आप ये कह दें कि ये अर्थव्यवस्था में सुस्ती है कोरोना की वजह से और इसलिए कंपनसेशन पूरा नहीं देंगे। लेकिन अगले ही क्वेश्चन के आंसर में मैडम ने ये बोला कि हमने 14% ग्रोथ रेट प्रॉमिस करा था, लेकिन 3 साल बाद हमें समझ में आ रहा है कि ग्रोथ रेट 10% है, तो इसलिए ये 10% ग्रोथ रेट के हिसाब से कैलकुलेशन होनी चाहिए। देखिए, जब कानून में लिखा है कि 14% ग्रोथ रेट है और ये बात तो सेंटर ने कमिट करी थी, तो क्या आपको अपने कमिटमेंट का पता नहीं था कि 14% ग्रोथ रेट नहीं आएगा? या अगर 10% ग्रोथ रेट आया है तो क्या ये जवाबदेही सेंटर की नहीं बनती कि वो एक्सेप्ट करे कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती है? पिछले साल तक अर्थव्यवस्था में सुस्ती थी और एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। सारी चीजें कोरोना के नाम पर काटी नहीं जा सकती। और जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सरकार कह रही है कि 97,000 करोड़ हम लोन लेकर दे देंगे, जिसकी भरपाई आप 6 ईयर से एडजस्ट कर लेना। लेकिन इंटरेस्ट रेट के बारे में वो बात घुमा गए। दूसरी चीज वो कह रहे हैं, दूसरा ऑप्शन है 2,35,000 पूरा आप ले लें। मेरे को तो लगता है कि जो टोटल लॉस कह रहे हैं कि पूरे साल में 2,35,000 का लॉस होगा और 4 महीने में 1,50,000 करोड़ का लॉस हो गया, तो अगले 8 महीने में ये लॉस तो इतना कम नहीं हो सकता ना कि टोटल 2,35,000 करोड़ बने, लॉस तो ज्यादा होगा। तीसरी बात, जो जेन्युइन ड्यू है, देखिए फरवरी तक का पेमेंट स्टेट्स को दिया गया है। मार्च में तो चलो बीच मार्च में आपने बंद कर दिया। मार्च की अगर आप सोचिए, आपकी तनख्वाह है और मार्च की तनख्वाह आपको आज अगस्त एंड होने वाला है, ना मिले तो कैसा महसूस होगा? सरकारों के, राज्य सरकारों के अपने खर्चे बढ़ गए हैं क्योंकि उन्हें कोरोना जैसी महामारी से लड़ना पड़ रहा है, मेडिकल खर्चा बढ़ गया है। तो जो उनका इफेक्टिव ड्यू है, जब गवर्नमेंट ने कहा आज भी
कि 44,000 करोड़ रुपीस उनका पेंडिंग है, तो ये 44,000 करोड़ रुपीस दिया जाना चाहिए। जो आप खुद कह रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी तरफ से 44,000 बनता है, सरकारें, राज्य सरकारें कह रही है ज्यादा बनता है, तो 44,000 जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं वो तो दीजिए। बिल्कुल अमन जी से दूसरा, पूछते हैं। आज ऐसा नहीं कि सिर्फ ठीक है अभिषेक जी, लौटेंगे और भी चर्चा करेंगे। अमन जी, ये जो कह रहे हैं अभिषेक जी बिल्कुल सही बात है, कम से कम जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं वो तो दे, लेकिन यहाँ पर सरकार कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही है? सरकार तो ये भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, उसे भी नहीं मानने के लिए तैयार है। देखिए जी, जो पहली बात तो ये है कि जो अर्थव्यवस्था की आपने बात करी बाद में, मैं उसको पहले लूं। जहाँ तक अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था आज के समय में है वो बाकी देशों के मुकाबले काफी अच्छी चल रही है, और जो ग्रोथ, जो मोमेंटम दिखाई दे रहा है काफी सारे सेक्टर्स में, वो काफी पॉजिटिव दिखाई देने को मिल रहा है। तो ये कहना कि आगे जाके कि ग्रोथ नहीं होगी, मेरे विचार में गलत रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने बात करी कि जो पैसा देने की बात है, जीएसटी का जो फाइट करने की बात है, जीएसटी एक्ट में बड़ा उन्होंने क्लियरली कहा था और उन्होंने कमिट किया हुआ है, गारंटी कहा हुआ कि दी हुई है हमने, आपको दे रहे हैं कि जो फॉल होगा हम देंगे। तो अगर उनको हम बाय स्पिरिट, वर्ड स्पिरिट लेके चले, जैसे इंश्योरेंस कंपनी देती है, तो फिर उनको पूरा करना चाहिए। पर जो एक्सक्यूज इंश्योरेंस कंपनी लेती है लीगल फ्रेमवर्क में, अभी वही निर्मला सीतारमण जी लेती हुई नजर आ रही हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। अगर उसको एक्सक्यूज को लेके चलते हैं और कोर्ट के सामने लेके जाएं, उसके एक्सक्यूज को लेंगे तो सरकार हो सकता है जीत भी सकती है। पर यहाँ पे जीत और हार की बात नहीं है, यहाँ पे एक आम आदमी की बात है, और एक आम आदमी को भरपाई देने की बात है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो स्टेट सरकारें हो, किस केंद्र की हो, चाहे राज्य सरकार हो। अब ये देखना जरूरी है कि दोनों राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर कैसे चल सकती हैं, और ये जो दुविधा आई हुई है, जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई हुई है, उसका निवारण कैसे कर सकते हैं। एक तो जैसे उन्होंने सजेस्ट किया है कि हम लोन लेके, चाहे वो केंद्र सरकार लेके उनको दे और 5 साल का भरपाई करे, दूसरा वो खुद डायरेक्टली आरबीआई से लोन ले लें जितना बनता है ड्यू, और उसके बाद उसको कम दरों पे लेके करें। तीसरा ऑप्शन ये है उनके पास, जैसे सरकार कर भी रही है कोशिश, कि डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू उस पैसे को लागू लाया जाए। अब काफी सारे कोष हैं, जमीनी कोष हैं, जो राज्य सरकारों के पास भी हैं और केंद्र सरकारों के पास भी हैं। उनको कैसे यूटिलाइज करके, उनको कैसे लिक्विडेट करके कैसे लाया जा सकता है। लैंड कोष है, चाहे रेलवेज हो, डिफेंस हो, बहुत सारी हैं जिनके पास चीजें हैं जिनको यूटिलाइज किया जा सकता है, ताकि वहां से रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। पेट्रोल और डीजल के ऊपर दाम बढ़ाने से नहीं, शराब बांट के नहीं, बट और ऐसे काम करके जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। इस तरीके से पिछले 6 सालों में केंद्र सरकार ने जो है काफी सारे प्रोजेक्ट जो है अनाउंस किए हैं, वो अभी भी धरा पे नहीं उतरे। उनको भी अगर धरा पे ये सरकार उतारती है तो उससे एकदम से बढ़ोतरी मिलेगी। और फॉर्चुनेटली निर्मला सीतारमण जी ने आज की मीटिंग में कहा ये बात कि हमारी जो टारगेट थे 3.5% का, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट टारगेट था, मैं उसको फॉरगो करने को तैयार हूँ, 4% तक ले आने को तैयार हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी ले आने को तैयार हूँ। तो इसका मतलब वो फिस्कल स्पेंडिंग करने को तैयार है। अब ये तरीकी बात है कि हम अपनी एसेट्स का मोनेटाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसका मूलधार निकाल सकते हैं, उससे जो आज की स्थिति है उसको बढ़ोतरी कर सकते हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, 1 सेकंड लगेगा। जो तीसरी चीज जो हमें देखनी बहुत जरूरी है और हिंदुस्तानियों को जानना जरूरी है कि हमारे पास फिस्कल रिजर्व जो है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो करीबन जो है 550 बिलियन डॉलर के करीब हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पड़े हुए हैं। इस एक उसको अगर हम आम आदमी की भाषा में कहें कि हमारे फिक्स डिपॉजिट रखी हुई है बैंक में इतनी बड़ी, तो इतना घबराने की बात नहीं है कि कल कुछ होगा तो उनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आरबीआई के थ्रू इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। और इसीलिए वो कह रही है कि हम इसके थ्रू कुछ यूज करना चाहते हैं। इस्तेमाल करने की जरूरत ही क्यों आए, उससे पहले क्यों हम नहीं कदम उठा रहे हैं? सर बात ये हो रही है क्योंकि जब से कोरोना की बात आई है, हर चीज को हम कोरोना से जोड़ के देख रहे हैं। नहीं आया है कोरोना, एकदम से आया है। एकदम से आया है, वो मैं मान रही हूँ, एकदम से आया, लेकिन हर चीज को, ये तो बहुत पहले से चल रहा था कि अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, बेरोजगारी की क्या हालत है, और सबसे ज्यादा राज्यों की जो डिमांड है जीएसटी को लेकर, ये आज से नहीं है, बहुत पहले से। लेकिन इस पर पहले से विचार नहीं किया गया, अब सब चीज को कोरोना से जोड़ दिया जा रहा है। इस पर चर्चा करेंगे आगे। हम सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज जो मीटिंग हुई है, इस पर क्या कुछ हुआ है उस पर जरा आपको बता देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी एक दैवीय घटना है और ये एक कारक है जिससे जीएसटी संग्रह प्रभावित हुआ है, और इस साल हम असाधारण स्थिति का सामना कर रहे हैं, हम एक दैवीय आपदा का सामना कर रहे हैं,
और केंद्र ने राज्यों से राजस्व में कमी की भरपाई के लिए बाजार से कर्ज लेने को कहा है। केंद्र के इस कदम का गैर एनडीए दलों के शासन वाले प्रदेश विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस और गैर राजद दलों के शासन वाले राज्य इस बात पर जोर दे रहे हैं कि घाटे की कमी को पूरा करना केंद्र सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। केंद्र के साथ साथ बीजेपी और जेडीयू शासित बिहार की राय ये है कि राज्यों को कर राजस्व में कमी की भरपाई के लिए बाजार से कर्ज लेना चाहिए। जीएसटी परिषद की बैठक में पश्चिम बंगाल के साथ पंजाब, केरल और दिल्ली ने केंद्र से कमी की भरपाई करने को कहा है। सीतारमण ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की राय का हवाला देते हुए कहा है कि केंद्र अपने कोष से राज्यों को जीएसटी राजस्व में किसी प्रकार की कमी को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। और चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। अब एक बार दिव्या तंवर का रुख करते हैं। दिव्या जी, अब ये बार बार ये ऐसा लग रहा है जब भी कोई बात आती है इसे कोविड से जोड़ दिया जाता है और इसको एक अपॉर्चुनिटी ऐसे देख लिया जा रहा है कि अब इस चीज से कह सकते हैं पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो परेशानी झेल रहे हैं राज्य और फिर विकास नहीं हो रहा है या दिक्कतें आती हैं तो फिर सारा ठीकरा राज्यों पे फोड़ दिया जाता है। लेकिन वो जिस परेशानी से जूझ रहे हैं उसकी भरपाई कौन करेगा? देखो दीपाली जी, मुझे नहीं पता मेरे पास कितना टाइम है, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस सरकार की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये बहुत ही आशावादी है। ये हर एक चीज़ में जितना भी खराब हो ये कहती है बहुत अच्छा चल रहा है। पर जब से जीएसटी का जब से इन्होंने जीएसटी अप्लाई किया उसके बाद हमने जो मंदी देखी है हर एक सेक्टर में वो इतने भयंकर रूप से है कि मैं उसका बता नहीं सकती। बेरोजगारी की इतनी ज़्यादा है कि पढ़े लिखे लोग भी घर पर बैठे हुए हैं। एसएम भी पूरा की पूरे तरीके से जा चुका है। सिर्फ मुझे लगता है ये सरकार 1% लोगों के लिए काम करती है। लग्जरी गुड्स पे इन्होंने सारे के सारे जीएसटी को इस तरीके से अप्लाई किया कि उनके लिए सब कुछ ले ऑफ कर रखा है। बट जो बेसिक चीज़ें जो हमारे लिए, अगर मैं इसकी बात करूँ एलपीजी गैस, पेट्रोल है या उससे रिलेटेड गुड्स हैं, वो सारे के सारे कितना ज़्यादा हमने उसके अंदर इंक्रीज देखा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमेशा ये सरकार कहीं ना कहीं कवर करने के लिए बहुत अच्छी है, जो अपनी चीज़ों को मानती नहीं है कि कहीं ना कहीं हम बहुत गलत हैं, स्टार्टिंग में भी और इसकी कंपाइलेशन भी। कहीं ना कहीं ये हमेशा इसी चीज़ को कही जाती है कि हम बहुत आशावादी हो, ये ठीक होगा। पर ये अब हम सबको पता है रियलिटी क्या चल रही है। हम बेरोजगारी की बहुत बुरी दर को देख रहे हैं और हर एक जगह इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप वासिन जी। अब ये बात बहुत बड़ी सेक्टर्स हैं जी जो जी बोलिए जो सारे के सारे बंद हो चुके हैं। जो बहुत प्रॉफिटेबल सेक्टर कहा जाता था, जिनको जो बहुत प्रॉफिटेबल सेक्टर कहा जाता है, वो सारे बंद हो चुके हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो सरकार को सोचनी चाहिए कि हम कहीं ना कहीं बहुत बुरा कर रहे हैं इकोनॉमी के साथ और इससे रिलेटेड लोगों के साथ। वासिन जी ज़रा समझाइए यहाँ पर, क्योंकि ये अभी हमने जो आज मीटिंग की बात करी उसमें ये जो कहा गया कि के वेणुगोपाल से बात की गई है, हम बाध्य नहीं हैं ये सब इतना खर्चा उठाने। दूसरी बात, ये विरोध भी कर रहे हैं कुछ राज्य और ये बात भी सही कह रहे हैं कि इसकी भरपाई केंद्र को करना पड़ेगा और बाजार से अगर कर्ज लेंगे तभी तो नुकसान में ही जाएंगे। सबसे पहले तो आज एक नया तथ्य निर्मला सीतारमण ने रखा है देश के सामने, और वो भारत की वित्त मंत्री हैं तो दुनिया के सामने भी ये जानकारी जाएगी। अभी तक माना जा रहा था कि कोविड-19 चीन की देन है और चाइना ने इसको पूरी दुनिया में फैलाया है और इसके लिए चीन जिम्मेदार है। और भारत के सबसे करीबी मित्र ट्रंप और उनकी सरकार भी चीन को ही दोषी मानती थी। लेकिन आज निर्मला जी ने कह दिया कि दैवीय आपदा है, तो यानी दैवीय आपदा हो गया तो उसके लिए चीन जिम्मेदार नहीं है। अगर वायरस फैल रहा है तो वो दैवीय शक्ति की वजह से फैल रहा है, दैवीय शक्ति नाराज़ है। तो पहले तो उन्होंने चीन को क्लीन चिट दे दिया और चीन के मामले में भारत पहले से भी काफ़ी उदार रहा है। चीन हमारे भारतीय सीमा में आकर बैठा है और अभी तक हम लोग खुले तौर पर उसकी निंदा नहीं करते हैं शासन के स्तर पर। तो आज निर्मला जी ने चीन को एक बहुत बड़ी राहत दी है। चीन उनको इसके लिए शायद बधाई भी देगा। दूसरी जो बात सामने आई है हमारे 3 पैनलिस्ट की तरफ से, अभिषेक जी ने जो बात कही है, अमन जी ने और दिव्या ने, तीनों की बात में एक चीज़ तो कॉमन है कि सरकार कहीं ना कहीं से डिफ़ॉल्टर साबित हो रही है। जीएसटी का जो ड्यू शेयर राज्यों को मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। भाषा का फ़र्क ज़रूर है, अमन जी थोड़ा मॉडेस्ट हैं और लैंग्वेज भी बड़ा संयत और संयमित तरीके से
इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डॉक्टर अभिषेक ने और दिव्या ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है और सरकार अपनी गलतियों को शुरू में मानती नहीं है और बाद में उसको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के फिर उसको एक्सेप्ट करती है। उदाहरण के तौर पर जिस समय जीएसटी रात के 12 बजे आनंद फानंद में लागू किया गया था, उस समय सरकार की कोशिश थी एक रिकॉर्ड बनाने की, और वह रिकॉर्ड क्या था कि जीएसटी जो कि पिछले 2 दशक से खाली मंथन चल रहा था और उसको कोई भी सरकार लागू नहीं कर पा रही थी, उसको लागू करके दिखाना था। तो चूँकि कंसेंसस बनाना था, उस समय राज्यों की तरफ से जो भी डिमांड आई, जो भी शर्तें आई, जल्दी जल्दी उसको मान लिया गया। उस पर कोई होमवर्क नहीं हुआ, उसके बारे में कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं किया गया, न उसके आफ्टर इफेक्ट की स्टडी की गई। बस ऐलान हो गया, कहा गया कि हाँ हाँ राज्यों की तरफ से जो भी शर्तें हैं सब मान्य हैं और केंद्र सरकार उसकी भरपाई करेगी। अब आज निर्मला जी कह रही हैं कि जिस समय जीएसटी लागू किया गया था और उस समय जो 14% की बात कही गई थी वो कहीं आकलन में गलती हो गई। तो यही बात तो विपक्ष की तरफ से देश की मीडिया, देश के अर्थशास्त्री, 3 आरबीआई के गवर्नर, जो पूर्व गवर्नर हैं वो अमन अग्रवाल और डॉक्टर अभिषेक जैसे जो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, और दिव्या जो कि एमएसएमई के क्षेत्र में बहुत काम की हैं, ये सारे लोग पिछले 2.5-3 साल से यही बात तो याद दिला रहे हैं सरकार को कि आपकी आर्थिक नीतियां ठीक दिशा में नहीं चल रही हैं, आपकी प्लानिंग ठीक नहीं है, आपके जो फिस्कल मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं है, आप इसको जल्दी संभालिए। आरबीआई से लेके एसबीआई तक जितनी मॉनिटरिंग एजेंसियां हैं सब सरकार को लगातार अलर्ट करती रही हैं। अभी पिछले 4 दिन से जितने भी रिपोर्ट आई हैं, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हो, आरबीआई की हो, सीएमआई की हो, सब एक ही बात कह रहे हैं कि फिस्कल मैनेजमेंट ठीक नहीं है, सरकार के जो फाइनेंशियल जो आर्थिक नीति है वो ठीक दिशा में काम नहीं कर रही है। इस वजह से देश की आर्थिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अमन जी जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे, हम थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लेना चाहते हैं और हम इसके बाद चाहेंगे कि ये लोग इस पर अपनी चर्चा आप, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन इस पर आप अपनी बात पूरी रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक पर जाने से पहले वासिन जी अपनी बात रख रहे थे, उसके बाद वो अमन जी के पास उनका कुछ सवाल हैं। वासिन जी अपनी बात पूरी रखिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि अमन जी ने अपनी चर्चा के दौरान 2 चीज़ें बड़ा कॉन्फिडेंटली उन्होंने रखा है। एक तो ये कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हालत में है और डरने की ज़रूरत नहीं है और हमारे पास फॉरेन रिजर्व बहुत है। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर की चीज़ें हैं उसको हम डिसइन्वेस्ट करके हम जो रिक्वायर्ड पूंजी है उसको जुटा सकते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ अपने इन विद्वान साथियों से कि कोई अपने घर का रिजर्व पूंजी कब बाज़ार में बेचता है? जब उसकी माली हालत ख़राब होती है तभी तो बेचने निकलता है। चाहे घर की ज्वेलरी हो, घर की ज़मीन जायदाद हो या घर का एफडी हो, किन हालात में आदमी तोड़ने की करता है। तो इससे एक बात तो तय है ना कि हमारी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, हमारा फिस्कल मैनेजमेंट ठीक नहीं है, जो कि हमको कंपेल कर रहा है, मजबूर कर रहा है कि हम अपने उस रिजर्व का इस्तेमाल करें जो कि अपने बुरे वक्त के लिए हमने संभाल के रखा है। एक तो ये बात। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर केंद्र सरकार जिस अटॉर्नी जनरल का हवाला आज दे रही है, ये जो डिस्प्यूट है क्या भारत और चीन के बीच में है या श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में है कि हमको हर चीज़ के लिए कोर्ट और अटॉर्नी जनरल का सहारा लेना पड़ रहा है? फिर भारत सरकार में उन प्राइवेट सेक्टर के उन कॉरपोरेट घरानों में क्या अंतर है? आज की तारीख में देश के अलग अलग अदालतों में और सुप्रीम कोर्ट में कॉरपोरेट घरानों के तमाम मुकदमे इस बात को लेकर चल रहे हैं कि उन्होंने बिजनेस करने के लिए अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया और अब अपने को दिवालिया घोषित कर दिए हैं और अपने ही किए गए एग्रीमेंट और कमिटमेंट को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है और उसको कानूनी दांवपेच में उलझा रहे हैं। तो क्या भारत सरकार भी उसी तरह से काम करना चाह रही है कि आपने जीएसटी लागू करने के पहले जो एक आपसी रजामंदी बनाने के लिए एग्रीमेंट साइन किए राज्यों के साथ, आप उसको अब देना नहीं चाह रहे हैं, उसके लिए लीगल
उसमें वाइटिल में ले जाना चाह रहे हैं। क्या ये न्यायोचित है? क्या ये मॉरली सही है? हम चाहेंगे कि इस पर हमारे ये तीनों जो पैनलिस्ट हैं ये अपनी अपनी राय रखें। और इससे एक बात तय है कि आप ये नहीं डिनाई कर पा रहे हैं कि आपने ये कमिटमेंट नहीं किया था। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, लीगल बाध्यता नहीं है। तो क्या आपने जब कमिटमेंट किया उस समय भी आपके मन में यही था कि हम आज साइन करेंगे या कल पलट जाएंगे? जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करके आप 2014 के पहले सत्ता में आए थे, आज आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भूल के कोअर्सिव फेडरलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या ये मुनासिब है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में? क्या राज्यों की जो जनता है उसके प्रति केंद्र की जवाबदेही नहीं है? आज जो केंद्र की सरकार है उसको 2014 में या 2019 में जिन राज्यों की जनता ने वोट नहीं दिया है सत्ता में आने के लिए। आज जनता भुखमरी के कगार पर है, बेरोजगारी है, महामारी है, न बिजली मिल रही है, न सड़क है, न पानी है, न स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, न अस्पताल बन पा रहा है, राज्य लाचार हैं, बदहाल हैं। तो उसकी जिम्मेदारी क्या केंद्र सरकार की नहीं है? वो राज्यों को अपने भाग्य पर छोड़ देना है? तो हम किस बिग ब्रदर की भूमिका निभाना चाह रहे हैं कि अगर अच्छा है तो हमने कर दिया, खराब है तो राज्यों के फेल्योर है, और जो आप कमिटमेंट करेंगे वो भी पूरा नहीं करेंगे। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो तीनों सम्मानित पैनलिस्ट हैं ये जरा इन बिंदुओं पर भी अपनी राय रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा और दर्शक हमारे एम्पावर्ड होंगे उनकी महत्वपूर्ण जानकारी से। ठीक है, अभिषेक जी। मैं आपकी एक बात को थोड़ा फाइनल करना चाह रहा हूँ कि जो आज बोरोइंग की बात हुई है उसमें सिर्फ विपक्ष के राज्य अगेंस्ट में नहीं है। सबसे पहले जो अगेंस्ट में बोला है वो गोवा बोला है। गोवा इज ए बीजेपी रूल्ड स्टेट जिसने कहा है कि आप अदर रेवेन्यू मेजर्स पे जाइए, बोरोइंग पर मत जाइए, आप टोबैको पर सेस बढ़ा दीजिए। और जिन राज्यों ने कहा है कि सेंटर शुड बोरो उनमें गोवा, हरियाणा दोनों बीजेपी शासित प्रदेश हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना, एपी, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब ये भी है। एक जो अटॉर्नी जनरल वाले केस की बात है मैं उसे थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। पहले क्लेरिफिकेशन नहीं थी तो इसलिए 2017-2018 का जीएसटी कलेक्शन में 88,000 करोड़ का जो सरप्लस था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड में चला गया है। जिस साल जीएसटी आया था 17-18 में वो पैसा इस समय यूज हो सकता था या स्टेट्स को दिया जा सकता था। इसके लिए सुशील मोदी जी के अंडर में कमेटी बनाई गई है जिसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी कहते हैं। ये इसके फाइनल प्रिंट पे काम कर रही है और ये 88,000 करोड़ रुपीज आज की डेट में स्टेट्स को दिया जा सकता है जो कि पहले साल का प्रॉफिट और इस साल लॉस है। और एक चीज और जो हमारे पैनलिस्ट साहब डॉक्टर अमन अग्रवाल ने कही कि साहब हम कैपिटल रिसिप्ट से डिसइन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल रिसिप्ट है, तो कैपिटल रिसिप्ट से कैपिटल एक्सपेंडिचर होता ठीक लगता है। ये जो सरकार को हर महीने पैसा दे रहा है दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वासिम सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप ज्वेलरी बेचकर बिजनेस शुरू करें तो समझ में आता है, लेकिन ज्वेलरी बेचकर घर का किराया दे रहे हैं, घर के खाने में खर्च कर रहे हैं, वो सही नहीं है। और जो ये झगड़ा है कलेक्शंस का और इसका, देखिए एक्ट ऑफ गॉड कह देने से एक्ट ऑफ गॉड नहीं बनता। पिछले साल नवंबर दिसंबर में भी इन्होंने बोला था कि आप 10% पर मान जाइए, तो 10% हाइक की बात ये पहले से करते आ रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि टोटल हमारे एस्टिमेशन से 3 लाख करोड़ का लॉस होगा, जिसमें 65,000 करोड़ रुपीज का लॉस सेस का है, 2,35,000 करोड़ रुपीज का जो लॉस है वो ये कह रहे हैं कि आप जो इकोनॉमी स्लो डाउन है उसकी वजह से है। तो अगर आप 10% खुद ही कैलकुलेट कर रहे हैं और 14% से कैलकुलेशन करना चाहिए था, तो ये तो आप खुद ही इधर ज्यादा लॉस दिखाकर राज्य सरकारों को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप आरबीआई से लोन लीजिए और आपका जो एडजस्टमेंट होगी वो छठे साल, क्योंकि छठे साल से गवर्नमेंट का जो रिटर्न एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा, तो आप जो छठे साल में पैसा आएगा उससे एडजस्ट कर लेना। क्यों भाई, वो तो उनका पैसा है ना, छठे साल, 7वें साल, 8वें साल, 10वें साल, जब तक जीएसटी रहेगा तब तक आपने अधिकार छीन लिया है स्टेट से। पहले हर स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर अपना बजट पेश करता था, अपनी स्टेट में बजट लाता था। आज वो सारी पावर
सीधी केंद्र सरकार या जीएसटी काउंसिल के पास है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल आज शायद प्रेस रिलीज भी जारी नहीं करेगी क्योंकि आज कुछ फाइनल ही नहीं हुआ है। जी ठीक है, अमन जी आप भी मान रहे हैं कि यहाँ पर वाकई अधिकार छीन लिया गया है? देखिए जी, पहले 2-3 चीजें यहाँ पे इशू उठाए हैं जो मैं आंसर करना चाहूंगा। पहली चीज जो रिजर्व की बात करी, मैंने कहीं नहीं कहा कि जो है हमारी ये स्थिति आ गई है कि हमें रिजर्व लुटा देना चाहिए। मैंने ये कहा कि हमें कंफर्टेबल रहना चाहिए और इस समय हमारे पास जितना रिक्वायर्ड रिजर्व होना चाहिए उससे काफी ज्यादा है कि अगर कभी मुसीबत आती है तो फिर जो है हम उस रिजर्व को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास वो पॉसिबिलिटी है। मैंने ये कहा पहली बात। तो दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि कैपिटल रिसीट, मैंने बिल्कुल ठीक, मैंने भी यही कहा कि सरकार के पास बड़े सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो वो आउटले करना चाह रही थी और अभी तक उन्होंने आउटले नहीं किए हैं, उनको कर सकती है वो, और साथ में डिसइन्वेस्टमेंट्स के थ्रू जो है पैसा रेज किया जा सकता है। मैंने ये भी कहा कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ा के उसको खर्चे को निकाला जा सकता है, बिकॉज जो भी अभी आएगा वो फिस्कल डेफिसिट के माध्यम से होगा। और उसको मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं? या तो हम पैसा प्रिंट करें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1 रुपया प्रिंट करे और डाल दे खाते के अंदर, जैसे पहले डालती भी रही है, काफी सारी सरकारों ने डाला है पहले, या फिर जो है उसको जो है मोनेटाइज करके एसेट्स के थ्रू लाया जा सके। जैसे सरकार भी अभी कह रही है कि जो भी आपके खर्चे हैं, जो अभी प्रावधान आए हैं कि लोन लेके आप उसको किया जाए। जो ये डिफिकल्ट पीरियड आया है जहां पे डिसरप्शंस आई हैं इकोनॉमिक, ये जिंदगी भर नहीं रहनी है। पहले भी ऐसी डिसरप्शन जी के अंदर आई, उसके बाद है। और जो इवन लेबर मूवमेंट हुआ है उसमें काफी सारे स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लोग गए हैं, तो वो भी अब खाली तो नहीं बैठेंगे, काम करेंगे, नए उपदान निकालेंगे। जो हमने भारतीय संस्थान पे सजेस्ट किया था कि लेबर एक्सचेंजेस सेटअप किए, अरविंद केजरीवाल जी ने रोजगार एक्सचेंज सेटअप किया, जो योगी जी हैं उसी बेसिस पे उन्होंने जो है एक नेशनल लेबर एक्सचेंज सेटअप करने, यूपी के अंदर एक लेबर एक्सचेंज सेटअप करने की बात की है। तो ये है कि वो लोग यूटिलाइज किए जाएंगे। और अभी ईपीएफओ ने भी कहा कि इमीडिएटली जो लेबर ईपीएफओ के अंदर रजिस्टर्ड थे उनको 3 या 4 महीने तक अगर किसी का जॉब लूज हुआ है उसको इमीडिएटली रिलीज देने के लिए वो दिया जाए। तो सरकार जो है अलग अलग कदम अलग अलग तरीकों से निकालने की कोशिश कर रही है। सर एक सेकंड, आपने जो पोर्टल की बात कही है, आपने जो पोर्टल की बात कही है कि दिल्ली सरकार ने ये किया, योगी सरकार ने ये किया, अगर ये सब होता तो ये जो अभी आंकड़े आए हैं आपके पास भी होंगे, यहाँ पर 1,83,00,000 लगभग जो हैं वो लोग बेरोजगार हो गए, तो फिर ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं अगर ये सब नौकरियां और लोग बेरोजगार नहीं हो रहे हैं? तो नहीं, आप ठीक कह रही हैं। ये तो अभी लॉन्च किया जा रहा है, अभी कर रहे हैं, वो उसको जो है लागू कर रहे हैं, जबकि 3 साल से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, नीति आयोग हमारे प्रोजेक्ट, हमारा जो प्रपोजल था उसके ऊपर काम कर रही थी। ये तो अभी लागू हो रहा है। दूसरी चीज ये देखनी जरूरी है कि क्योंकि एक जो लॉकडाउन अभी भी, जैसे मार्केट्स के अंदर देखिए सैटरडे संडे को मार्केट्स बंद की जाती हैं, करीबन 40% जो उनका जो रेवेन्यू आता है वो सैटरडे संडे से आता है, अभी भी बंद पड़ी हैं लॉकडाउन की वजह से। तो अब ये कुछ माध्यम किए गए हैं जिसकी वजह से रेवेन्यू हमारे को लॉस हो रहा है। ठीक है सर, समय कम है, इससे मैं थोड़ा दिव्या जी के पास भी जाऊं, एक तो ड्रिंक्स हैं, जो अल्कोहल होता है और पेट्रोल है, वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, वो अभी भी जीएसटी में लागू नहीं किया गया है। करीबन 70% जो रेवेन्यू है स्टेट्स का वो पेट्रोल और अल्कोहल से आता है, और वो अभी भी स्टेट्स के पास ही आ रहा है, वो सेंटर के पास जीएसटी के माध्यम से नहीं आ रहा है। स्टेट कुछ तो यहाँ पे ये भी तो देख सकते हैं ना अमन जी कि कुछ तो स्टेट भी यहाँ पर अपना फायदा होगा और इसी से थोड़ी कहीं स्टेट इससे जनता को कुछ राहत भी दे पाता है। दिव्या जी, क्या ये बार बार हम ये सुन रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, आगे ये हो जाएगा, इस पर हम काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अमन जी ने भी बोला कि ये पोर्टल लॉन्च हो रहे हैं, और ये हम बहुत सबसे सुन रहे हैं कि आत्मनिर्भरता की जो बात हो रही है कि अब हम आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं, तो आगे जाके बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा। लेकिन वो आगे जाके आएगा, लेकिन प्रेजेंट की जो सिचुएशन है इसको कोई समझ ही नहीं रहा है, और ये हर चीज को लेकर 3-4 महीने की बात कर ली जा रही है। लेकिन उससे पहले भी स्थितियां यही थी, बस ये था कि आंकड़े थोड़े से और बदल गए हैं। देखो दीपाली जी, मैं ये कहना चाहूँगी, जब भी हम किसी सरकार को चुनते हैं तो उसका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना और हमारी ज़िंदगी को इजी करना। ठीक है, हम ज़िंदगी इजी कराते हैं, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते। हमारी बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, हमें रोज़गार मिल जाए। कहीं ना कहीं ये सरकार इन सारों फैक्टर्स में फेल रही है।
ये हमेशा ये बोलती है कि हमें ये करना चाहिए, पर जो अभी करंट सिचुएशन है उसमें ये क्या कर रही है इसका कोई आइडिया नहीं है। आंकड़े हमेशा घुमा दिए जाते हैं, कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और रहता है। जहाँ पर इनको काम करना चाहिए, चाहे वो इनका बेरोजगारी पे काम करना चाहिए, हॉस्पिटैलिटी पे काम करना चाहिए, एजुकेशन पे, ये लोग वहाँ काम करने के लिए बिल्कुल ही नेगेटिव उसमें जाते हैं और कहीं भी ये काम नहीं करते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारे बेसिक नीड्स है उनको पूरा करें, उन चीज़ों पे काम करें। बेरोजगारी की जो हद है अभी तक वो हर एक लेवल पे, पढ़े लिखे लोग घर पे बैठे हुए हैं। अब आप इसको इस तरीके से कवर कर रहे हैं कि कोरोना की वजह से, पर मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि कोरोना से पहले भी हमारी बेरोजगारी की हद बहुत ज़्यादा थी। अच्छे बड़े पढ़े लिखे लोगों की नौकरी जा रही है, अभी भी जा रही हैं, और एसएमई तो पूरा तरीके से जा चुका है, एमएसएमई पूरी तरीके से जा चुका है। तो जो सप्लाई चेन है पूरी की पूरी कहीं ना कहीं वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है। लोग कमा ही नहीं रहे हैं तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो लाभ कैसे होगा। तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को जो स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है उसको दोबारा से बनाना पड़ेगा, लोगों की लाइफ ईजी करनी पड़ेगी। जी वासन जी, मैं आपके पास आऊंगी एक बार। अभिषेक जी का फिर से रुक होता है। अभिषेक जी, ये जो दो विकल्प दिए गए हैं कि आप विकल्प हैं आपके पास, राज्यों के पास, और दो वक्त दिया गया है, ये क्या विकल्प चूज कर सकते हैं, क्या विकल्प है, क्या समझाने की कोशिश है ये निर्मला सीतारमण जी की? देखिए, एक बात तो मैं आज इन विकल्पों पे साफ हो गया हूं कि सरकार जब भी दिमाग लगाती है वो लोन देने की बात करती है। जब बिजनेसमैन परेशान थे, उन्होंने कहा साहब हमें रिलीफ पैकेज दे दो, तो लोन पैकेज दे दिया। आज स्टेट परेशान है तो उन्होंने भी लोन पैकेज दे रहे हैं कि बोरोइंग कर लो। तो इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि 97,000 करोड़ रुपीस रीजनेबल रेट पर लिया जाएगा और 5 साल तक आपको पेमेंट नहीं करना। 5 साल के बाद जो सेस का कलेक्शन आएगा उससे इंटरेस्ट और जो मूल पैसा है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो वापस करा जाएगा। लेकिन यहां पर बोरोइंग की लिमिट कर दी जाएगी 97,000 करोड़ रुपीस। ऑप्शन 2 है कि 2,35,000 जो है वो पूरा जो लॉस है वो आप आरबीआई से बोरो कर लीजिए, लेकिन इसमें पेमेंट की जिम्मेदारी आपकी आएगी और वो हर साल जो रेगुलर चलेगा वो चलेगा। और ये बोरोइंग जो है वो सिर्फ इसी साल के लिए लागू होगी और 1 अप्रैल को वापिस ये सरकार बैठेगी, जीएसटी काउंसिल में ये फाइनल करेगी कि अगले साल के लिए लोन कैसे लेना है। तो बताइए, ये सरकार है या लोन डिसबर्समेंट का डीएसए है जी, जो यही कह रही है कि भाई व्यापारी परेशान है, लोन ले लो, एमएसएमई लोन ले लो, स्टेट परेशान है, स्टेट भी लोन ले लो। अच्छा, 97,000 करोड़ रुपीस ले लो, 5 साल बाद वापस कर देना। व्यापारी परेशान है, लोन ले लो, अक्टूबर तक ब्याज मत देना, 1 साल ब्याज देना, बाकी 2 साल में मूलधन और ब्याज वापस कर देना। अच्छा, 2,35,000 का लोन चाहिए, कोई बात नहीं, आप खुद ले लो। टाइम कमे से मैं वासन जी के पास जा रही हूँ। ठीक है सर, समझ में आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर, आप ये आपने तीनों ही पैनलिस्ट को सुना, आप क्या आपको लग रहा है, क्या लबोलुबाब निकल कर आ रहा है आज की इस पूरी बैठक का और इस चर्चा में? नहीं, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात अभिषेक जी ने रखी है और उन्होंने चिंता भी जताई है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार है कि लोन बांटने की एजेंसी है कि हर मर्ज का दवा एक ही है उसके पास कि लोन ले लो। हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, आप सब भी पढ़े होंगे, कि उसमें कहा गया है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। तो इसका अर्थ ही है कि ज़िंदगी में मस्ती से रहो, चाहे उसके लिए लोन भी लेना पड़े तो लोन लेके घी पियो। तो हमारी सरकार, हमको लगता है कि इस श्लोक को हर नागरिक और हर सरकार के ऊपर लागू करना चाह रही है। और इसका दूसरा भी फ़ायदा है, लेकिन वो फ़ायदा अगर जिस तरह से कारपोरेट घरानों को ये सरकार देती रही है, अगर उस तरह की छूट अगर राज्य सरकारों को भी दे देगी तो शायद राज्य सरकारों को भी लोन लेने में डर नहीं लगेगा। जिस तरह से कारपोरेट घरानों का कई लाख हजार करोड़ रुपया एनपीए अकाउंट में डाल दिया गया है, अगर वह व्यवस्था राज्य सरकारों के लिए भी केंद्र सरकार करने का वायदा करे और जिम्मेदारी ले, तो मुझे लगता है कि हर राज्य सरकार लोन लेने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे और लोन की अदायगी भी नहीं करेंगे और उनको भी डिफाल्टर घोषित नहीं किया जाएगा, उनका लोन एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होना नहीं है, ये सिर्फ कारपोरेट घरानों के लिए अलग व्यवस्था है और देश के बाकी नागरिकों के लिए और राज्य सरकारों के लिए अलग व्यवस्था है। इसलिए देश के आम नागरिक भी परेशान हैं और राज्य सरकारें भी परेशान हैं। और दूसरी एक और बहुत गंभीर संकेत मिल रहा है, जिसकी ओर इशारा आज नहीं हो पाया हम लोगों के डिस्कशन में,
पिछले कुछ वर्षों से देखा गया है कि सदर्न स्टेट से या वे राज्य जहां के जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा होता है, वे अंदर ही अंदर इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि नॉर्दर्न स्टेट्स उनके ऊपर लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं। कमाते वो हैं और खर्च नॉर्दर्न स्टेट्स में होता है। तो एक तो इस बात को लेकर वो पहले से ही परेशान रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गोवा हो, गुजरात हो, और अब उस पर दूसरी जो मार अब झेलनी पड़ रही है इन राज्यों को। तो इसलिए ये राज्य पहले भी विरोध करते रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वे हर उस केंद्रीय योजना का विरोध करते थे जहां के राज्यों के हितों के खिलाफ होती थी या राज्यों के कार्य क्षेत्र में दखलंदाजी होती थी। और आज भी वही हो रहा है। आज भी गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र उन योजनाओं का विरोध कर रहे हैं जो कि उनके हितों के खिलाफ है। तो ये दलीय आधार पर नहीं है, राज्य का इंटरेस्ट पहले है, चाहे वो हरियाणा हो या इन सभी जगहों पर बीजेपी की सरकारें हैं। लेकिन विरोध इसलिए है कि उनको अपनी जनता को जवाब देना है। और देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जब वो देश राज्य के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो वह भी यही काम किया करते थे। तो मुझे लगता है कि उनका जो एक लंबा अनुभव है राज्य के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का, देश के 7 साल से 6.5 साल से प्रधानमंत्री रहने का, उनको अपने इस लंबे अनुभव का लाभ देश की जनता को देना चाहिए। निर्मला सीतारमन जी को थोड़ा मार्गदर्शन करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि निर्मला जी जो वित्त विभाग है, जो अर्थ फिजिकल डिसिप्लिन है, उसको सही ट्रैक पर लाने की कोशिश करें। अमन जी, अब क्या लग रहा है कि अब सरकार के पास ऑप्शन भी है, क्योंकि जो कर्ज लेने की बार बार बात की जा रही है और यही स्थिति हर सेक्टर में देखी जा रही है, तो सरकार के पास ऑप्शन नजर आ रहा है आपको लगता है? मेरे विचार में सरकार के पास ऑप्शन भी है, कोशिश भी कर रही है, और ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रही है। जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी तो काफी हर रोज बात हो रही है और उन्होंने जिक्र किया था और बाद में भी उन्होंने जिक्र किया, पहले LIC का किया था, BHEL का किया है। तो ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं कर रही है, वो अलग अलग तरीके से पैसा बटोरने का, चीजें बढ़ाने का काम करने की कोशिश कर रही है। और कितना सफल हो पाती है वो मैं नहीं कह पाऊंगा, पर मेरे विचार में जो उनकी कोशिश है ठीक चल रही है, ठीक राह में चल रही है। और जो मार्केट मूवमेंट्स अभी दिखाई देने को मिल रहे हैं, अगर इंटरनेशनल मार्केट को देखें और हिंदुस्तान के मार्केट को देखें, हिंदुस्तान का स्तर काफी अच्छा है। और इस चीज को OECD हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक में मैं काम भी किया हूँ 20 साल पहले, तो वहां पे भी इसमें देखने को, मतलब आपके हिसाब से स्थितियां सही हो सकती है। अभिषेक जी, अमन जी जिस ओर इशारा कर रहे हैं, अल्कोहल और खासतौर से जो पेट्रोल की बात कर रहे हैं, जब भी GST की बात यहाँ पर आती है तो यहाँ पर ये तो मांग पहले भी उठ रही थी कि GST राज्यों में पेट्रोल को लेकर लागू किया जाए, लेकिन वहाँ पर ये नहीं लागू किया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए क्या है, पहले दिन से बात चल रही है, GST लॉ में भी लिखा हुआ है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो 1 साल बाद GST में लाए जाएंगे। लेकिन ये लॉ कभी स्टेबिलिटी पे नहीं पहुंचा, मेच्योरिटी पर नहीं पहुंचा। इसलिए आज की डेट में कोई भी राज्य अपना अधिकार क्षेत्र छोड़ने को राजी नहीं होगा। लेकिन ये बात मैं अलग दूसरी तरह से कहूंगा, जो इन्होंने कहा कि 70% पेट्रोल से और अल्कोहल से पैसा आ रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये स्थिति आज की है। GST आने से पहले अल्कोहल और पेट्रोलियम से जो पैसा आता था वो 20-25% ही होता था। जो 75% था कलेक्शन, वो तो उसमें से 50-60% जो था बेसिक कलेक्शन, वो तो वेट था, एक्साइज ड्यूटी थी। वो दोनों तो अब सरकार के पास आ गए हैं, केंद्र सरकार के पास। तो जब आपने मेरे से मेरी पैसा छीन लिया तो मुझे मेरा खर्चा चलाने के लिए पैसा तो दीजिए, अदरवाइज आप GST को खत्म कर दीजिए, पुराना वेट रेजिम ले आइए, स्टेट के पास पैसा होगा तो ले लेंगे। वक्त कम है, इससे मैं आखिरी जल्दी से कमेंट दिव्या जी से और ले लेती हूँ। इसका ये समझ में आ रहा है दिव्या जी कि यहाँ पर राज्य और केंद्र तो आपस में उलझे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मार यहाँ पे भी जनता ही भुगत रही है, क्योंकि टैक्स वो देती है, हर तरफ से वही मुसीबत में पड़ रही है और झेल भी जो रही है वो खुद ही झेल रही है। बाकी सब तो मस्ती है, जिस तरीके से वासन जी ने वो कहावत कही।
देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है इस सरकार को ये समझना कि नॉर्मल जो लोग हैं ना, जो एक बीपीएल है या मिडिल क्लास है, उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा उस लेवल पे आ गई है कि बहुत ही कठिन पूर्वक वो अपनी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि एक कदम उठाए और उनकी लाइफ थोड़ी सी इजी करे। एसएमई और मीडियम जो इंटरप्राइजेज है उनको थोड़ा सा आत्मबल दे, थोड़ा सा उनको स्ट्रक्चर दे, क्योंकि अगर आप छोटे से लेवल से अगर ख़त्म कर दोगे तो आगे वाला लेवल वो कड़ी कैसे पूरी होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक लेवल पे उनको आत्मनिर्भर बनाएं, जो मोदी जी का भी है कि आत्मनिर्भर बनाएं और उनको उस तरीके से सबल बनाएं, तो उसी से इकोनॉमी करेगी, इकोनॉमी आगे राइज होगी। आप छोटे से लेवल को हटा रहे हैं और सोच रहे हैं कि बड़े लेवल, आपने किसान को तो कुछ दिया नहीं और आप कह रहे हैं कि आपका फूड हम बाजार में बेचेंगे, अच्छा फूड बनाएंगे, उसकी मार्केट वैल्यू करेंगे, पर जो किसान है आपका, जो पैदा कर रहा है वो फूड को, वो तो आपका बेचारा मर रहा है, वो तो आत्महत्या कर रहा है, उसके पास तो कर्जा इतना है कि वो कर्जा दे ही नहीं पा रहा है। तो कहाँ से आप इस चीज़ को आगे जस्टिफाई कर पाएंगे। तो सरकारों को बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को समझना कि वो किस दिशा में जाना चाह रही है। बिल्कुल, सरकारों को समझना होगा और इस पर आगे भी काम करना होगा और इस बात को मानना होगा कि स्थितियां ठीक नहीं है और उसको सुधारने के लिए और कदम कैसे उठाए जाएं और जनता को भी विश्वास दिलाया जाए, क्योंकि जनता पर अब विश्वास सरकार का जो इतना जता रही थी वो धीरे धीरे अगर मुसीबत आएगी तो जनता ही जवाब भी देती है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।